में नहीं आया है। इसीलिए 72वीं के लिए 1857 की क्रांति इंपॉर्टेंस है और इसलिए हमने पहली टॉपिक आप लोगों को यही पढ़ा रहा हूँ। अब ये मत मानिएगा कि ये आएगा ही, मैं मानता हूँ ये नहीं आएगा, लेकिन अगर आएगा तो हम अच्छे से लिखेंगे। कभी भी कोई काम ये मत सोच करके करिए कि इसमें मेरा होगा ही, आप ये सोच करके करिए कि मेरा क्या होगा। चलिए आगे प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न क्या है? 1857 के विद्रोह के कारणों और परिणामों का वर्णन करें और बिहार के संदर्भ में इसका विश्लेषण कीजिए। दूसरा प्रश्न है कि 18 और लिखते भी जाइए कॉपी पर, वैसे नहीं चलेगा, ये पेज तो आपके पास रहेगा लेकिन आप कुछ कुछ लिखिए। आज का टॉपिक हमारा कौन सा टॉपिक है? 1857 की टॉपिक। ये इंपॉर्टेंट कितना है टॉपिक हमारे लिए? ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट है इसमें बहुत सारे हमारे पास प्रश्न बनते हैं और उस प्रश्न को हमें देखना है। 1857 की क्रांति के कारणों एवं परिणामों का क्या करें? वर्णन करें। ये कब पूछा है? 68वीं बीपीएससी 2023 में। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा है 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। ये फुल क्वेश्चन में है सब। ये कब पूछा है? तो 67वीं बीपीएससी में। इसी तरह से 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। बिहार के संदर्भ में इसके महत्व पर चर्चा करें। और तीसरा प्रश्न है, नेक्स्ट चौथा प्रश्न, कि 1857 की क्रांति, देखिए 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था, क्यों? चर्चा करें बिहार के संदर्भ में। 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे? बिहार में इसके प्रसार और प्रभाव का वर्णन करें। तीसरा है 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह के योगदान का परीक्षण कीजिए। और चौथा प्रश्न है 1857 के विद्रोह के कारणों एवं इसकी विफलता के कारणों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यहां से फिर जब जाएंगे, आप देखिए ना कि पूछा है कि बिहार के विशेष संदर्भ में 1857 के स्वरूपों के महत्व का विश्लेषण कीजिए और 1857 के विद्रोह में बाबू वीर कुंवर सिंह की भूमिका पर प्रकाश डालिए। इधर नहीं आएगा, ये यहाँ छोटा कर दिए। अब हम आप लोगों को कुछ समझाने के लिए, क्या बाबू धीरज दिख रहा है? समझ में आ रही है बातें? चलिए, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग? 1857 की क्रांति। अब यहां आइए, इस प्रश्न को जब आप देखेंगे तो 1857 में मेंस में पढ़ने के लिए आपके पास कौन सा विषय है? इसको देखकर निकालिए। तो 1857 जब इसका, अब यहां पर आ जाइए, अब इसका विश्लेषण देखिए। $1857 के विश्लेषण को जब आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर दो चीज है। पहला, 1857 का कारण और परिणाम, एक टॉपिक ये महत्वपूर्ण हुआ। दूसरा, बिहार का योगदान, चाहे बिहार के संदर्भ में रहे या बाबू वीर कुंवर सिंह के संदर्भ में रहे, एक टॉपिक ये बना। और तीसरा, इसका प्रभाव। अगर 1857 के टॉपिक के ये 3 सेक्शन आप अगर पढ़ लेते हैं तो आप 1857 के सभी प्रश्नों को लगभग क्या कर पाएंगे? आप बना पाएंगे और आप लिख पाएंगे। समझ में फ्रेम आ गया आपके पास? अब
कि अगर 1857 का चैप्टर अगर खुद भी आप जब भी कभी कॉपी देखेंगे, किताब देखेंगे, तो आप किन किन चीज़ों को फोकस करेंगे, रिवाइज किसको ज़्यादा करेंगे, क्या करेंगे, तो कारण को, परिणाम को, प्रभाव को और इनके कंट्रीब्यूशन को। कोई दिक्कत तो नहीं। तो आप अगर मान लीजिए क्वेश्चन नहीं भी लिखे हैं तो कोई बात नहीं, आप ये लिख लीजिएगा, वहाँ पर लिख लीजिएगा, मतलब रिवोल्ट ऑफ 1857 या एनालिसिस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, मतलब 1857 का विश्लेषण है किसके आधार पर, प्रश्न के आधार पर। और प्रश्न क्या हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा ये पेज, ठीक है। आप क्या करिएगा, प्रत्येक चैप्टर जो कॉपी में पढ़िएगा इसमें उस पेज को चिपका दीजिएगा। वो पेज एक निकलेगा, ये पेज ले जाइएगा डायरी में, उसको यहाँ चिपका दीजिएगा, जिससे क्या हो जाएगा कि पढ़ते वक्त आपको ध्यान में रहेगा कि हमको ये ऐसे दोहराना है। कोई दिक्कत तो नहीं ना। इसको आज आप हम इस तरह से पढ़ा रहे हैं कि इसके बाद अब आपको कभी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये चैप्टर खत्म तो मेंस भी खत्म और पीटी भी खत्म। बात समझ गए। इसलिए मेरा पास इसमें ये है। अब इसमें काम क्या केवल रह जाएगा, आप जितना अच्छा और जितना लिखेंगे वो, और इसके लिए जो सबसे बड़ी चीज़ें हैं वो है सप्ताह में एक दिन 3 घंटा 4 घंटा बैठ करके लिखना, और वो है आपको संवर्धन जो आप लोग करते हैं और कर रहे हैं। संतोष सर, हाँ अच्छा अच्छा ठीक है। तो ये आप लोग देखें इसमें। चलिए आगे, पहले दिमाग में बैठा। अब टॉपिक कौन सा है मेरा है, 1857 में प्रश्न हम देख लिए हैं, टॉपिक आ गया। पढ़ना कौन कौन सेगमेंट है उसमें से, कारण, परिणाम, प्रभाव और बिहार का योगदान। बिहार का योगदान हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम क्या दे रहे हैं, बीपीएससी दे रहे हैं। अगर मान लीजिए हम यूपीएससी देते तो नहीं पढ़ते, अगर मान लीजिए हम एमपीपीसीएस देते तो किसका योगदान पढ़ते, एमपीपीसीएस का। राजस्थान में देते तो किसका पढ़ते। इसीलिए आप कहाँ का अधिकारी बनेंगे, इसीलिए इसका क्या योगदान रहा ये जानना जरूरी है कि नहीं है। बहुत सुंदर, समझ में आ गई बातें। क्या बात है, कितना जल्दी समझते हैं, इतना जल्दी आज तक हम खुद भी नहीं समझे थे। जैन जी हैं आप, ओह समझ गए, हाँ बहुत सुंदर। चलें आगे, खुल खुल बाबू, खुल, खुल नहीं रहा है, पेन खुल रहा है, उस समय दिए थे तुरंत खुल गया। समझ गए ना। अब चलिए, अब टॉपिक शुरू करिए। अठारह की क्रांति को हम कुछ पहले आपको समझा लें। इसमें सबसे पहला पार्ट जो हम लोग बनाएंगे वो बनाएंगे पृष्ठभूमि। दूसरा कारण, तीसरा परिणाम, पृष्ठभूमि, कारण, परिणाम, प्रभाव, महत्व, कमी मतलब असफलता। ये इतना सारा सेगमेंट हमारा है। 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि, कारण, परिणाम, प्रभाव, महत्व और क्या है, असफलता। चलें, लेकिन इसमें हमारे लिए ध्यान देने योग्य कौन कौन बात है,
अगर मान लीजिए हम सब कुछ पढ़ रहे हैं लेकिन दोहराएंगे किसको? सामान्यतः ट्रेंड के आधार पर। बहुत सुंदर। अच्छा एक बात बताइए, सामान्यतः ये चीजें नहीं होती है लेकिन क्या नहीं हो सकती है? हो सकती है। तो ठीक उसी तरह से सामान्य रूप में कारण, परिणाम, प्रभाव ये आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आलोचना असफलता नहीं आए, ये भी आ सकते हैं। इसलिए हम सबको करेंगे, कोई दिक्कत? चलिए आगे। अब यहाँ पृष्ठभूमि की जब हम तैयार करेंगे, अब यहाँ पर आइए 1857 की क्रांति कहाँ हुई थी और कौन लोग किए थे, जरा सोचिए तो एकदम चलते चलते। 1857 का क्रांति कौन किए थे? कौन किए थे? भारत की नागरिक, मतलब भारत की जनता, मतलब यहाँ जो रहने वाले थे वो किए थे। किसके लिए किए थे भाई? अपने राष्ट्र के लिए। अच्छा किसके लिए किए थे सो बताइए। हाँ कुछ तो हुआ होगा ना। मान लीजिए हम कहेंगे कि अच्छा नेपाल में जेनजी का आंदोलन हुआ, भाई किसके विरुद्ध? तो अपने सरकार के विरुद्ध। तो उस समय में भारत के लोग ने किसके विरुद्ध आंदोलन किया? किसके विरुद्ध? बहुत सुंदर। तो इसके पृष्ठभूमि में कि ये आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ थी। किसके खिलाफ? अंग्रेजों अंग्रेजों के विरुद्ध। बहुत सुंदर। अब चलिए, ये अंग्रेजों के विरुद्ध थी, तो ये अंग्रेज कौन थे भाई? हैं? ये अंग्रेज भारत में आए कहां से जो भाई इनके विरुद्ध हमको लड़ना पड़ा? क्या ये जानना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? और आप लोग सुनते होंगे कि भाई अंग्रेज अंग्रेज अंग्रेज, तो कौन है ये अंग्रेज? क्या ये राजा हैं? क्या ये चर्च के थे? क्या ये कंपनी थे? क्या ये व्यापारी थे? कौन थे ये अंग्रेज? भारत में ये कौन अंग्रेज आया था यहाँ? तो व्यापारी आया था। कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा एक बात बताइए, जब व्यापारी था तो हमको तो ये जानना जरूरी है कि था वो व्यापार करने आया, तो फिर हमको उसके विरुद्ध क्यों लड़ना पड़ा? है? क्या जानना जरूरी है कि नहीं है? मतलब वो आपको शोषण करने लगा, कैसे? मान लीजिए जो व्यापारी होगा आपका शोषण कैसे करेगा? जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक आपका कोई शोषण करेगा? बताइए। नहीं करेगा। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यहाँ का लोग खुद चाहा कि हमारा तू शोषण करो, क्या वो भी नहीं चाहा? तो गजब है। तब तो हमारा मन और उत्सुकता में भर गया है कि भाई ये अंग्रेज था तो ये समझ में आया, ये कैसे आया? तो व्यापारी था, ये भी समझ में आ गई। अब व्यापारी होकर के शोषण करने लगा, कैसे करने लगा भाई? क्या बताइए? सैनिक के द्वारा, मतलब उसके पास सेना भी थी। अच्छा वो बनाया था, इसका मतलब है कि वो चालाक होगा। है? कहा जाता है कि हाथ पकड़ करके गर्दन पकड़ा होगा, कह सकते हैं ऐसे। तो अंग्रेज यहाँ व्यापार करने आई थी लेकिन वो राजा बन गई। ये कहानी दिलचस्प की है कि नहीं है? बताइए। आप इतना सारा कहानी पढ़ते हैं और ये कहानी भूल जाते हैं कि हम गुलाम कैसे बने। देखिए, इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं? केवल राजा रानी की कहानी जानने के लिए नहीं, इसलिए क्योंकि कल हम इतिहास को ना दोहराएं, इतिहास को ना दोहराएं। इसीलिए वहां से क्या लें? सीख लें। लेकिन सीख कहाँ ले रहे हैं? हम आज भी लड़ रहे हैं जाति पर, धर्म पर, लिंग पर, संप्रदाय पर, स्थान पर। तू ये है, तू मेरा है, तू तेरा है, न मेरा है। हम भारतीय है कि नहीं है? ये हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हिंदुस्तानी है, सब हिंदू है, सब आर्यपुत्र है।
हम कह सकते हैं ना ऐसे। जब एक हवा, एक पानी, एक कानून, एक संविधान, एक विधान, एक निशान, एक झंडा, तो फिर एक पहचान क्यों नहीं? तो इसलिए, क्योंकि जब तक हम लड़ेंगे नहीं तब तक वोट मिलेंगे नहीं, है कि नहीं है? तो इस व्यापारी ने हमारी इन कमियों को पता लगाया और हमें आपस में लड़ा करके हमारे अपने संसाधनों के लिए क्या करने लगा? हाँ, आप लोगों ने एक नाम सुना है, आना धन पर काना राजा। अरे अन का धन पर कनवा राजा। आप लोग निबंध पढ़ाए हैं, देख लीजिएगा। आप लोग क्यों देखिएगा, आपको क्या काम है कि नहीं है? इसका मतलब कि धन किसी और का, हाँ, अधिकार किसी और का। तो ये भारत तो हम लोगों की थी, लेकिन व्यापारी ने यहां व्यापार करते करते क्या बना लिया? यहां गुलाम बना लिया। कोई दिक्कत? तो इसकी पृष्ठभूमि में पहली चीजें थी कि अंग्रेजों की स्वरूप में बदलाव आ गया। किसमें बदलाव आ गया? स्वरूप में बदलाव। पहला पॉइंट याद रखिएगा। इस स्वरूप में बदलाव आने के कारण जो व्यापारी था वो शासक बन गया, और शासक भी कैसा? तो कल्याणकारी नहीं, शोषित करने वाला। कारण इसका उद्देश्य शासन करना था या लाभ कमाना था? क्या कमाना था? मान लीजिए कि अगर आप अपने झगड़े में बंदर को पंच बनाएंगे तो कभी रोटी खाएंगे? अब आप लोग हमारी बात पर हंस देते हैं, हम गलत नहीं बोल रहे हैं, क्या हम कोई गड़बड़ बात बोल रहे हैं भाई? आप लोग ऐसे हंसते हो, या तो इसका दो ही कारण होगा, मेरा कॉन्फिडेंस कम करने के लिए, या मजा तुम लोगों को नहीं। क्या कुछ है कि नहीं? तो आप लोग कुछ भी करेंगे, मेरा कॉन्फिडेंस तो कम होने वाला है ही नहीं। क्या है कि नहीं है? सोचने वाली बात है ना। अगर बंदर को हम पंच बनाएंगे तो रोटी कभी खा पाएंगे? नहीं, वो दोनों की रोटी खा जाएगी। तो भारत के लोगों ने अंग्रेजों को पंच बनाया, और जब वो पंच बना तो पंचायती करते करते संपूर्ण हिंदुस्तान का पंच बन गया। वो जान गया कि ओ तेरा घर मेरा देखा है, नौ नौ चूहा जाता है। इसलिए सबको क्या करने लगा? वो एक ही तराजू में तौल करके उस शव को एक सूत्र। नियत इसकी एक ही थी, लाभ कमाना। वो भारत में थोड़ी आया था। भारत में केवल इसी की एक हुकूमत हुई जो भारत की नहीं। भारत में शक आए, कुषाण आए, हून आए, मुगल आया, लोधी आया, अफगान आया, सब लोग यहाँ आए। इस मिट्टी को जोता, कोड़ा, सजाया, संवारा, बनाया, इस संस्कृति का भाग बन गया, इसको अपना पहचान बना लिया। इसीलिए जो लोग यहाँ आए सबका भारतीकरण हुआ। क्या हुआ? भारतीकरण हुआ। लेकिन अंग्रेज जब भारत में आया तो भारत का ब्रिटानीकरण हुआ। और जब भारत का ब्रिटानीकरण हुआ तो ब्रिटानीकरण के बनने के चीज में, जैसे कि पानी को और तेल को जब मिलाएंगे तो क्या वो मिलेगा कभी? पानी और तेल की दोस्ती कैसी होगी? फटाफटा सा, एकदम मजबूरी की दोस्ती। तेल पानी पर रहेगा लेकिन रहेगा नहीं, बेचैन रहेगा, क्योंकि दोनों का नेचर और स्वभाव क्या है? अलग अलग है। दोस्ती तो दूध और पानी की होती है। जहां दूध कहता है दोस्त मैं तुमको अपना रूप दे देता हूं, सुंदर बना देता हूं, क्या है कि नहीं? वो पानी को दूध सुंदर बना देता है, उजला बना देता है। दोस्ती तो यही कि हम तुम में मिल गए, तुम मेरा हो गए। हम पानी भी अपना पहचान भुला देता है और उसी के रूप से रूपवान हो जाता है। इसलिए बाजार में जब जाता है तो 20 रुपये के मूल्य के बदले 70 रुपये मूल्य में बिक जाता है। जाता है ना? दूध में पानी मिला दो, कीमत कितनी हो गई? और अकेले पानी को बेचो, मूल्य कितनी हुई? तो कौन सा मूल्यवान हुआ?
मिलने के बाद ये पहचान उसको कौन दे दिया? अगर दूध वहां पानी कहता कि नहीं मैं तेरा रूप नहीं लूंगा, तो क्या कभी ऐसा कहा कोई बात नहीं हम तुम में हो जाते हैं, तुम हम में हो जाओ? कहा बहुत सुंदर दोस्त। तो प्रेम ये है, एक आकार हो गया। और जब वो एक आकार होता है तो सब एक दूसरे के लिए वहां काम करता है। आग पर जब जलता है तो दूध कहता है जल रहा हूं, पानी कहता है कि मेरे रहते हुए हम तुमको जलने नहीं देंगे, इसलिए पानी पहले खुद जलने लगता है। इसलिए दूध को जब उबालोगे तो पानी जलेगा, दूध नहीं जलता है। क्या जलता है? क्योंकि वो कहता है कि आपने मुझे इतना मूल्य दिया और इस मूल्य के बदले मैं आपको ये भी नहीं दे सकता, तो मेरा जीवन व्यर्थ है। इसीलिए वो स्वयं को आग के हवाले कर देता है, तब तक जब तक कि उसमें सामर्थ्य होता है। पानी के इस त्याग को देख करके दूध सोचता है कि तू मेरे लिए इतना कर सकता है, अपने आप को जला सकता है, तो लो मैं इस आग को ही जला दूंगा। इसलिए उफन करके वो चूल्हे में गिरने लगता है। आप लोग देखे होंगे ऐसा होता है या नहीं होता है? और इसीलिए वो आग को ही बुझा देता है कि जो मेरे दोस्त को जला देगा मैं उसका वजूद जला दूंगा। लेकिन उसी में जब थोड़ी सी खटाई आ जाती है, मतांतर आ जाता है, तो फिर फट जाता है, दूध अलग हो जाता है, पानी अलग अलग हो जाती है, फिर कभी एक नहीं रहता है। अंग्रेज ने यही काम किया। भारत के इस धर्मनिरपेक्ष व्यवस्थाओं में उसने धर्म का, जाति का, क्षेत्र का, स्थान का, राज्य का जो खटाई डाला, उस खटाई से भारत बेमियादी हो गया। और देखते ही देखते भारत में उन्माद फैल गया। जाति उन्माद, संघर्ष, धर्म का संघर्ष, क्षेत्र का संघर्ष, इसका संघर्ष, उसका संघर्ष। कोई दिक्कत तो नहीं? और तो ये कहां से पैदा हुआ? कौन पैदा किया? ये पैदा किया। तो इस शासक ने वो नीतियां लाई जिस नीतियों से यहां पर क्या हुआ? तो खटास पैदा हुआ, मतभेद। और यही खटास राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कारणों के रूप में 1857 का कारण बन गया। ठीक है। सारे लोगों ने कहा कि इस खटास का क्या कारण? पानी ने फिर फटे हुए मक्खन से पूछता है कि दोस्त हम लोग कितना अच्छा थे, फिर ऐसी कौन सी बातें हुई जो तुम अलग हो गया, हम अलग है? कहा दोस्त इसमें मेरा भी तो कोई गलती नहीं, गलती उस नींबू का है। इसीलिए दोस्त अगर वो मिलता तो उसको मरोड़ते। इसीलिए इस सारे आर्थिक राजनीतिक कारण सब मिल करके एक सूत्र में होड़ करके अंग्रेजों को मरोड़ने की जो कहानी प्रारंभ हुई, उस कहानी का नाम 1857 की। समझ में आई बातें? और यही इसका पृष्ठभूमि रखा बेटा, क्योंकि अपनी पहचान को बनाने के लिए भारतीयों ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो पहली संगठनात्मक प्रतिक्रियाएं व्यक्त की, उस प्रतिक्रिया का नाम 1857 की। चले अब यहां जब इसके कारण की तरफ देखेंगे, इसके कारण में कई कारण हैं। दिख रहा है आप लोगों को मेरा कलर? चले मैं दूध तो नहीं बनना चाहता, मैं पानी बनना चाहता हूं कि जिस रंग में मिल जाऊं उसी रंग का हो जाऊं। चले तो यहां पर पहला कारण जिसको कहते हैं राजनीतिक कारण। कौन सा कारण? राजनीतिक कारण। मैं आज समय बचाने के लिए आज मैं लिख रहा हूं, कल से नहीं लिखूंगा, कल आपके पास रहेगा, हम उससे अलग बताएंगे फिर लिखाएंगे, जिससे कि काम हमारा फास्ट चले, फास्ट हो जाए। कोई दिक्कत तो नहीं? अब यहाँ राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण,
हाँ बिल्कुल, सैन्य कारण भी होगा, कैसे नहीं होगा। सैन्य कारण, अन्य कारण हम यहाँ लिखते हैं। इतने सारे कारण। अब इन कारणों के इतिहास में कारण की शुरुआत यहां से हो रही है, क्योंकि कंपनी ने अपना चोला बदल दिया, आत्मा नहीं। आत्मा व्यापारी की थी और चोला जो शासक का था। कोई दिक्कत? शरीर राजा का बना लिया, लेकिन आत्मा व्यापारी की थी, इसलिए हर चीज को व्यापार की दृष्टि से देखता था, हर रिलेशन को भी व्यापार की दृष्टि से देखता था। और यही व्यापारिक दृष्टिकोण ने इस शासक को न तो अच्छा शासक रहने दिया, न अच्छा व्यापारी रहने दिया। क्या नहीं रहने दिया? इसको न तो अच्छा शासक रहने दिया, न अच्छा व्यापारी रहने दिया। कहा जाता है कि जो व्यापारी होगा वो शासक नहीं होगा, जो शासक होगा व्यापारी नहीं होगा। जो हमेशा दूसरे के हित में सोचे वो व्यापारी नहीं हो सकता, और जो स्वयं के हित के बारे में सोचे वो कभी शासक नहीं हो सकता। ठीक है। पता नहीं मैं क्यों आज बड़ा अलग फिलोसफिकल बात में अच्छी अच्छी बातें बोल दे रहा हूँ। ये सत्य बातें हैं। जो दिन रात केवल अपने बारे में सोचे, घर में भी ऐसे लोग मिलते हैं जो केवल अपने बारे में सोचेंगे, मैं। तो जो बात बात में मैं करे वो व्यापारी है, और जो हर बात में कहे हम, तो समझो कि वो शासक है। उसकी दृष्टिकोण शासक की है, जो सबको साथ लेकर चलना चाहता है। तो यहां इसी विरोधाभास ने राजनीतिक कारण पैदा किया, और उसकी एक छोटी सी कहानी है। अगर आप सुनना चाहेंगे तो मैं बड़ा मजे में सुना दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं। हम इतिहास पढ़ा रहे हैं या कहानी पढ़ा रहे हैं? इतिहास। लेकिन तरीका हमारा क्या है? कहानी से, जिससे कि आपको याद भी रहे और तथ्य जल्दी जल्दी में आ जाए। व्यापारी का था तो डायरेक्ट ये व्यापारी बना नहीं। घटना उस समय की है जब बंगाल में आपको नवाब सिराजुद्दौला का शासन था। सिराजुद्दौला बड़ा मजे से अपना शासन कर रहे थे और बड़े अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन युवा थे। युवा थे तो चाहते थे कि मैं अपने हिसाब से काम करूं। ये बात अंग्रेजों को पसंद नहीं थी, और यही कारण था कि अंग्रेज और सिराजुद्दौला में टकराहट हो गई। इस टकराहट का परिणाम 57 की युद्ध हो गई, मतलब 1757 की पलासी की मैदान में पलट गई। पलासी के युद्ध के बाद बंगाल के गद्दी पर एक चालाक व्यक्ति बैठा, या आप यूं कह सकते हैं कि हिंदुस्तान का एक नया जयचंद बैठा। हिंदुस्तान का पहला जयचंद, जो पृथ्वीराज के अगेंस्ट में गोरी को साथ दिया और हिंदुस्तान में एक नए राज सत्ता की शुरुआत कराई। इसीलिए बंगाल के गद्दी पर एक नए जयचंद के रूप में मीर जाफर का बैठता है, और भारत में अंग्रेजों की शासन प्रारंभ होती। काश ये मीर जाफर पैदा नहीं हुआ होता तो हिंदुस्तान को अंग्रेज जैसा शासक नहीं मिलता। लेकिन कहा जाता है कि जब अपने ही घर में गद्दार हो तो बाहरों को दोष किस बात का। इसलिए मीर जाफर जब बंगाल का गद्दी संभाला तो अंग्रेज को बड़ी फायदी हुई, कंपनियां मालो माल हुई, कंपनियां को व्यापार करने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिल गई। बंगाल के राजस्व से संपूर्ण भारत के राजस्व पर वो अपनी नजर गंवाने लगे। गद्दार कभी ईमानदार नहीं होता, ईमानदार कभी गद्दार नहीं होता, और जो गद्दार होता है वो राष्ट्रवाद नहीं होता। इसलिए मीर जाफर का भी वही ह्रस्व हुआ जो उसने सिराजुद्दौला के साथ किया था। कहा जाता है
कि व्यापारियों के लिए आप तभी तक लाभकारी हैं जब तक आपके लाभ देंगे। मीर जाफर की स्थिति उस मुर्गे की तरह हो गई कि हलाल कर दे तो अंडा नहीं और छोड़ दे तो जान नहीं। इसलिए अंग्रेज ने सोचा कि क्यों नहीं इसे हटाकर एक नए मुर्गे को बिठाया जाए, और इसीलिए उसने उसके दामाद मीर कासिम को बिठाया। लेकिन मीर कासिम अपने ससुर से 2 डिग्री आगे बढ़ा। वो युवा था और सोचा कि जब मैं शासक मैं हूं तो ये व्यापारी किस काम के होते हैं। लेकिन ये नहीं सोचा कि पराधीन सुख सपनों नाही, ये वो नहीं समझा था। दूसरे के अधीन रहने वाले व्यक्ति कभी स्वाभिमानी और स्वावलंबी नहीं होते। इसलिए मीर कासिम को भी वही स्थिति का सामना करना पड़ रहा था जो मीर जाफर को। लेकिन अंग्रेज को यह बात पता लग गई कि मीर कासिम मीर जाफर नहीं है। इसलिए उसने पुनः मीर जाफर को गद्दी पर बिठाया और मीर कासिम को बंगाल से निष्कासित कर दिया। अब मीर कासिम अवध के नवाब के यहाँ शरण ले ली। अवध के नवाब उस समय के राजनीतिक सत्ता का केंद्र बिंदु बन गया लखनऊ, क्योंकि वहां पर एक भगोरा मुगल बादशाह भी बैठा हुआ है अपने राज तिलक के लिए। लेकिन लोगों को शान हो रही है कि मेरे दरबार में मुगल शासक तो हैं। इसलिए वहां शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और प्लस शुजाउद्दौला, ये तीनों मिलकर के एक संयुक्त सेना का निर्माण करता है, और इस सेना की परिणति बक्सर के युद्ध में होती है। अब इस बक्सर के युद्ध में जब इस संयुक्त सेना जब एक साथ खड़ी है और एक तरफ अंग्रेज की सेना खड़ी हुई है, तो हिंदुस्तान हमेशा ही पहाड़ी लोगों को साथ दिया है। हिंदुस्तान की भी एक तासीर रही है। ये हिंदुस्तान जब जब अपने में बटा है, तब तक उसको सिखाने के लिए उसने बाहरी लोगों से उसको पिटवाया है, बाहरी लोगों से। तो यहां लास्ट पिटाई होगी और बाहरी लोगों को साथ देकर बक्सर का मैदान ने अंग्रेजों की राज्याभिषेक कर दी। इसका सीधा परिणाम प्रयागराज की संधि में हुई और त्रिवेणी के संगम में अंग्रेजी सत्ता ने डुबकी लगाकर भारत में नए सवेरे के साथ अपनी सत्ता की शुरुआत करी, और इस संधि के तहत बंगाल का उसने नवाबी प्राप्त कर ली। बंगाल की नवाबी मिलते ही अंग्रेज बंगाल का नवाब हो गया। जो व्यापारी था, कारोबारी था, अब यहाँ के नीति नियंता हो गया। अब इस नीति नियंता बनने के बाद अब उसका अगला पड़ाव था कि मैं कैसे बंगाल से निकल करके संपूर्ण भारत को रौंद डालूं, और इस स्थिति में यहाँ के राजे और रजवाड़े के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, इस नीति को कहते हैं राजनीतिक नीति। अपने इस राजनीतिक यात्रा के दौरान कंपनी ने जिस जिस तरीके को अपनाया वो उसका राजनीतिक सिद्धांत था, और जिस तरीके से संपूर्ण भारत को एक सूत्र में मतलब राजनीतिक रूप में अपने राज्य का हिस्सा बनाया, वो उसका राजनीतिक कारण बना। किसी का राज छीन लिया, किसी को मित्र बना लिया, किसी को घेर लिया, किसी को धकेल दिया, किसी को मार दिया, और इस तरह से राजनीतिक सत्ता के 3 कारण बन गए, सबके अपने अपने बन गए। और इस 3 कारणों में जो सबसे महत्वपूर्ण कारण बना, वो कारण था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो जबरन लोगों की राज्य छीनी गई हड़प नीति। इसलिए राजनीतिक कारण में पहला कारण लिखिए हड़प नीति। राजनीतिक कारण में आ जाइए। राजनीतिक कारण, इसमें हड़प नीति, सहायक संधि, हड़प नीति, सहायक संधि
मुगल बादशाह का अपमान कमी। ये सारे कारण राजनीतिक कारण थे। अब इस राजनीतिक कारण में हमें इसको थोड़ा बताना है। क्यों बताना है? तो ये आपका शॉर्ट नोट्स हो सकता है। ये कौन सा नोट्स हो सकता है? ये शॉर्ट नोट्स। जैसे राजनीतिक कारण एक हो गया। राजनीतिक कारण के अंतर्गत दो टॉपिक शॉर्ट नोट्स बनता है। पहला एक हड़प नीति और दूसरा सहायक संधि। ये दोनों शॉर्ट नोट्स हो सकता है, इसलिए वहां रिक लगा दीजिए शॉर्ट नोट्स। क्या लगा देंगे? वहां शॉर्ट नोट्स। अब आ जाइए शॉर्ट नोट्स की तरह इसको पहले फ्रेम कर लीजिए, फिर यहाँ से आगे बढ़िए। इसके अलावा इस टॉपिक में 72वीं के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, इसको मैं खुद आपसे को लिखाऊंगा। वह चाहे 5 ठो प्रश्न लिखाएं या 6 ठो लिखाएं या 2 ठो लिखाएं या 1 ठो लिखाएं। बात समझ गए? ये मैं आपको लिखाऊंगा, लेकिन ये एक तरीका रहेगा जिससे कि आपको असहजता नहीं रहेगी। कोई दिक्कत तो नहीं। अब आ जाइए हड़प नीति। तो हड़प नीति के संदर्भ में आप कुछ ऐसे समझिए। पहले मैं उसको एक छोटा सा मैं बातें दिमाग में घुमा दूं कहानी, जिससे कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो ये फिल्म आपके दिमाग में आ जाए। आप समझ गए? जैसे आप सुनते हैं ना, मान लीजिए कि वो कौन सा गाना है, क्या बोलती तू क्या मैं बोलूं, किस फिल्म का है? नहीं आप लोग देखे हैं? रंगीला का है। ठीक, अच्छा कोई बात नहीं, वो भी नहीं सुने हैं। अभी हाल फिलहाल में कोई धुरंधर का? अच्छा क्या बात है। तो जिस तरह से मान लीजिए कोई गाना सुनते हैं, ठीक है, तो आपको वो सीन ध्यान में आ जाता है, आता है ना कि अच्छा ये इस फिल्म का है, इस समय गाया है, इस समय ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ, ये चीज। ठीक उसी तरह से जब हड़प नीति आए तो दुर्गेश कुमार की ये कहानी आपके दिमाग में चलने लगे, जिससे कि अगर तथ्य थोड़ा बहुत हमारे पास हम भूल भी रहे हैं तो वो कहानी हमें उस मोमेंट में ले जाए, उस क्लास में आपको खींच कर ले आए, जिससे कि आप वहां से उन चीज़ों को अपने फिर फ्रेम कर लें, आप बना लें। कोई दिक्कत? ये हड़प का मतलब होता है छीन लेना। हड़प का सामान्य अर्थ क्या हो गया? छीन लेना। ये बैग आपका है, हमने ले लिया। ठीक, कहा क्यों ले लिए भाई? ये आपका है ही नहीं। कहा क्यों? तो आपके बाद कोई पढ़ने वाला थोड़ी है, इसलिए हमको दे दीजिए। अब ये कोई बात थोड़ी हुआ। बात समझ गए? उसने कहा कि नहीं ऐसा ही हुआ। ये श्रेय आईएएस का बैग आपके पास तभी रहेगा जब आपके बाद भी इसको पढ़ने वाला कोई हो। अब बात है, कोई बात नहीं, हमारा जो फुफेरा भाई है ना वो पढ़ेगा। ठीक, हमने कहा नहीं पढ़ेगा। आपका अपना कोई है? कहा अपना नहीं है तो क्या है, फुफेरा भाई है ना, कहा हम उसको मानेंगे ही नहीं। बात समझ गए? कहा उसको आप नहीं मानेंगे, अब हम कमजोर हैं, कहा लाइए बैग, छीन लिए। बात समझ गए? यही है हड़प नीति। अब आ जाइए किताब की भाषा में सुनिए। हड़प मतलब समझ गए? आपके चीज़ों को, चीज़ किसी का है, ये चीज़ है, पानी है इसका, छीन लिए हम। किसका है बोतल? तो मेरा है भाई। क्यों? तो मेरा मन है। ये आपका है, कोई प्रमाण है? बताइए किसका बोतल है ये? इसका है, देख लीजिए। इसका कोई प्रमाण है? हैं? ये आप कहाँ से खरीदे हैं? बताइए हमको, कितना में खरीदे हैं, इसमें क्या सब लिखा है बताइए। अब इतना सारा सवाल कर दिया, अकबका गया, कहा इनका नहीं है, चलो ये ले लो। तो हड़प नीति यही हो। बात समझ गए? यहाँ की सरकार ने यह देखा, कंपनी सरकार ने यह देखा कि भारत की समाज की, इनकी राजनीतिक राजा की कमी क्या है। कहा कि राजा तो है लेकिन इसको भोगने वाला कोई है नहीं। इसको मतलब
कहा इसका अपना कोई संतान नहीं। अच्छा, राजा है संतान नहीं है? कहा नहीं। कहा बेवारिस है? कहा हाँ बेवारिस है। कहा इस संपत्ति हमारा है। कहा ऐसे छीनेंगे तो गड़बड़ होगा। तो कहा कानून बना देते हैं। क्या कर देते हैं? कानून बना देते हैं। कहा कौन से कानून बनाएंगे? तो कहा व्यापक सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसका कोई बारिश नहीं उसका बारिश डलहौजी। ये नीति कौन बनाया था? इसलिए हमने कहा डलहौजी। अब समझ में आ गया फैक्ट कैसे याद करना है। व्यापक सिद्धांत कौन दिया था? किस लिए दिया था? तो ऐसे राज्य जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है उस राज्य को लेने के लिए, इसको याद करने के लिए कोई झूल कर याद करना है ऐसे ऐसे कोई है? बताइए आप। ये हड़प नीति है, राज छीनने की नीति है। कैसे छीना गया भाई? तो कानून बनाकर। वो कानून कौन था? तो व्यापक का कानून। वो कानून का आधार क्या था? तो कहा कि कोई बारिश नहीं तो उसका बारिश डलहौजी। अच्छा, तो हाँ। कहा ये जो गोद लेने की बात है, कहा हम गोद नहीं लेने देंगे, हम नहीं मानते हैं गोद फोद। बात समझ गए? यहीं से झगड़ा शुरू। आज वैसे गोद लेने की प्रथा है, अंग्रेज ने खत्म कर दिया, लेकिन आज हमारे भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोगों को गोद लेने का अधिकार है। अगर उनको अपना कोई जायज वारिस नहीं है, तो जायज का मतलब वही बायोलॉजिकल वारिस नहीं है, तो वो अपना जो है सो किसी को, अपने निकटतम संबंधियों को या किन्हीं भी और को वो उत्तराधिकारी नियुक्त कर सकते हैं। ये लीगली प्रक्रिया है। अंग्रेज ने इसको खत्म कर दिया क्योंकि उसका सोचा समझा रणनीति था। क्योंकि जैसे ही नजर डाला, और विडंबना था ना भारत में, जितनी शादी राजा महाराजा करते थे उतना आम जनता नहीं करता था। आम जनता को खाने के लिए नहीं था तो शादी क्या करता है कि नहीं है? नहीं, सही कह रहे। पत्नी को रखना हाथी को रखना बराबर है। उस समय में राजा जो थी ना, वो बहुत सारी रानियां करती थी, लेकिन विडंबना ये था कि जितना निसंतान राजा लोग मरता था उतना आम जनता नहीं मरता था। ये दोनों 36 था। सारे राजा का लगभग ऐसे संतान नहीं हुआ करते थे। डलहौजी ने जब कानून बनाया, उस कानून का गाज अब ऐसे ऐसे राजों पर गिरने लगा जिनके अपने वारिस नहीं थे। और इसके तहत पहले जिस राज्य को उसने छीना वो था सतारा, इसके बाद जैतपुर, इसके बाद संभलपुर, इसके बाद बघात, इसके बाद उदयपुर, इसके बाद नागपुर, इसके बाद झांसी, इसके बाद अवध। अवध को उसके लिए नहीं, अवध के लिए कोई कानून, दूसरी प्रक्रिया आ गई। मतलब कुल मिलाकर के दर्जनों राज्य को, भारत के रियासतें जो थी उसको उन्होंने छीन लिया। अब एक बात बताओ, जिसका राज छीन लेगा, एक बोतल हम इसका इधर से उधर कर दिए हैं, तब से ये हमको एकदम, है कि नहीं, ऐसे देख रही है कि अगर इसका बस चलता तो हमको उठाकर वहां पटक देती। सिर्फ एक बोतल के लिए तो सोचो कि जिसकी राज उन्होंने छीन लिया, मालिकाना हक छीन ली, रियासतें रजवाड़े छीन ली, वो हथियार नहीं उठाते तो उनको सलाम ठोकते? क्या करते बताइए आप? यही राजनीतिक कारण बना। समझ में आ गई बातें? उन लोगों ने क्या किया? हथियार उठाया, क्रांति हो गई। और जिन लोगों ने इस हथियार के विरुद्ध खड़ा हुआ वो उनकी ढाल बन गई, क्रांति असफल हो गई। इसलिए जिसके कारण क्रांति हुआ है उसी के क्रांति असफलता हो जाएगी। इसलिए दोनों एक साथ पढ़ लेना चाहिए। ये इंटीग्रेटेड पढ़ाई है। बात समझ गए? जिन लोगों ने जिनका राज्य छीना, अब जैसे कि हमने इनका ले लिया, इनका हित प्रभावित हुआ, ये हमारे विरोध में आ गए। बात समझ गए? हमने इनका लेकर के हम इनको दे दिया, ये खुश हो गया, ये हमारे समर्थन में आ गया। अब यही इसको मारने लगा, हम यहां देखते रहे। इसलिए भारत को गुलाम अंग्रेजों ने नहीं बनाया, भारतीयों ने बनाया है।
जब हम ये बात कहते हैं बहुत सारे लोग चौंक जाते हैं, लेकिन हम प्रूफ कर देंगे आपको एक एक घटना से। बात समझ गए? ऐसा ही हुआ। जितने भी सहायक संधि वाले इनके दोस्त थे और जितने भी हड़प की नीति के साथ लोग थे, जितना हड़प नीति वाले राज्य थे वो 1857 का क्रांति का विद्रोह किया, और जितना सहायक संधि के साथ जुड़ा हुआ लोग था उस क्रांति को दबाया। अंग्रेज केवल डायरेक्शन देता रहा। बताइए, एक साथ चल रहा है, एक ही साथ दोनों चल रहा है। इसको लोग किताब में अलग अलग पढ़ते हैं, स्मार्ट तरीके से नहीं। बहुत सारा कारण होता था तिवारी जी, वो अब क्या हम कुछ कहें। अब नहीं, इससे नहीं, वो नहीं बात था। मान लीजिए होता होता क्या था कि राजा है, रानी है, या और सारी चीजें हैं उनके, लेकिन राजा का वारिस जो होता था, राज सामाजिक रूप में उसको वारिस मानता था जो उसकी प्रधान पत्नियों से हुआ करती थी। किससे होती थी? प्रधान पत्नी से। उसको कहा जाता था महिषी या महारानी, उसको लीगल राइट था। बात समझ गए? तो उसको राजनीतिक रूप से लीगल राइट तो थी पत्नी की, सारा अधिकार था उसके पास। राजा के बाद राज्य अगर जिसको सम्मान करता था वो महारानी को करती थी। राजा 100 रानी के साथ रहे, उससे कोई मतलब नहीं, सब रानी है, लेकिन जनता के नजर में जो रानी होती थी वो उसकी प्रधान रानी होती। बात समझ गए? उसके प्रधान रानी के साथ संबंध बहुत अच्छा नहीं रहता था। स्वाभाविक रूप में आप सोचिए, किसी भी स्त्री के लिए या पुरुष के लिए भी ये अच्छी बातें तो है नहीं। अब यहाँ नहीं, उसमें राज ही नहीं मान रहा था ना, जब सामान्य जनता ही उसको वारिस नहीं मानता था। आप देखिएगा कि महारानी लक्ष्मीबाई के अगेंस्ट में वो खड़ा है जो गंगाधर राव का जो है सो नाजायज संतान है, जिसको झांसी कह रहा है इसको हम नहीं माने, और जिसको झांसी वारिस मान रहा है उसको अंग्रेज कहता है हम नहीं मानेंगे। अंग्रेज उस नाजायज संतान को चाह रहा है कि तुम ही वारिस को बनाएंगे। वो सारा झांसी का पोल खोल देता है। अंत में झांसी का पतन, और उसी किला के साथ अंग्रेज उसी को तोप में बांध करके उसको भी जला देता। नहीं समझे? जब तक घर का अंदरूनी बात लेना था, फोड़ना था, तब तक वो नाजायज को जायज ठहराता था। मराठा के कैंप में रघोबा जब गया अंग्रेज के कैंप में, तो वहां का जो गवर्नर है उसको लगा कि मेरा तो अब मराठा मुट्ठी में आ गया। रघोबा तो कमजोर था, लेकिन वो मराठा का बागी हो चुका था। बात समझ गए? उस बागी को उसने कह दिया कि हम आपको मराठा का पेशवा बनाएंगे। अब इसका महत्वाकांक्षा और बढ़ गया। अब वो मराठे के विरुद्ध ही षड्यंत्र करने लगा। लाभ किसको मिलने लगा? और अंग्रेज ने जब आपको प्रथम आंग्ल मराठा के युद्ध में अंग्रेज हार गई, तो रघोबा को नामो निशान मिटा दिया, भगा दिया। कहा कि नहीं नहीं, अभी मराठा के साथ उलझना बुड़बक बात। मैंने आपको पहला ही शुरुआत किया था कि जब आप बंदर को पंच बनाएंगे तो क्या रोटी खाएंगे? नहीं समझे? इसमें बहुत बड़ा फिलॉसफी। छोटा छोटा बात होता था, घर का अपना ही लोग बागी हो जाता था राज्य के विरुद्ध। हर जगह अंग्रेज को समर्थन देने वाला जो ढाल है वो कौन है? अपना ही लोग है। आप देखेंगे कि जब हार्डिंग पर बम फेंका गया, हार्डिंग पर जब बम फेंका गया, तो हार्डिंग के बम में जो केस चला उस केस में एक बागी बना, सरकारी गवाह। उस सरकारी गवाह को आज भी शोभा एम्पायर के नाम से जाना जाता है। जब आप जाएंगे इधर, अब तो राजीव चौक हो गया, कनाट प्लेस के ठीक बगल में बड़खंभा रोड पर कई एकड़ में जमीन दिया था उसको। कौन? अंग्रेज। तो वो बागी हो गया, भारत का मुखिया।
और जो कफन बांध करके शहीद हुआ उसको समाज भूल। बात समझ गए? चोर को तिलक कर दिया, चोर को मुकुट पहना दिया भारत, लेकिन सत्य है समय को चीर कर निकल जाती है। बात समझ गए? जो जितना भी जो भी सरकारी गवाह बनता था, उसको आपको क्या लगता था? सरकारी प्रोटेक्शन होता था, नौकरी देता था, रियासत देता था, जमींदारी दे दिया कंपनी, और उसी के बल पर सारे लोगों को दबाने लगता था वो लोग। आज कहता है गांधी कौन, ये कौन, यहाँ घर में जेनजी व्हाट्सएप पर बैठ करके ऐसे ऐसे मैसेज करता है, उसको लगता है हम बहुत जानते हैं। जिस समय में पुलिस को देख करके लोग घर में घुस जाता था, उस समय गांधी लाठी लेकर के रास्ते पर खड़ा है, कहता है गांधी क्या नहीं किया। आज आपके पास मौलिक अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट है, ये राइट है, ह्यूमन राइट है, दिस राइट है, दैट राइट है, तब तो जो है सो खाक राइट है। और उस समय में अंग्रेज जैसी सत्ता थी, और तब गांधी जो है सो लोगों को एक सूत्र में बांध दिया, और कहता है गांधी ने क्या नहीं दिया। उस परिस्थिति में जो देश के लिए लड़ा, वास्तविक लड़ाई वो थी कि आज लड़ाई है। आज तुम किस अधिकार की बात करता है? आज आप उस देश में हैं जहां आपको खुल करके बोलने का अधिकार है, इतना सुंदर मौलिक अधिकार है, जिसका परिणाम है कि भारत के विरुद्ध ही लोग षड्यंत्र का अधिकार कर लेता है। नहीं तो जाकर के मिडिल ईस्ट में, ईरान में जाकर के बोलो कि हमारा जो है सो क्या राइट है। क्या गलत कह रहे हैं बताइए आप? तो वो अंग्रेज वो करता था, तो राजा के पीछे यही सबसे बड़ी मूल बातें थी। ठीक है, और ये एक अपना अपना प्रत्येक राज्य का हुआ करता था। महारानी लक्ष्मीबाई को ऐसा नहीं है, लक्ष्मीबाई को बारिश हुई है, गंगाधर राव उनके पति हैं, उनको संतान हुआ है, अंग्रेज उसको जहर खिलवा दिया है अपने ही घर के लोगों से। क्योंकि जैसे ही बारिश हुई तो बाकी जो घर में रहते हैं लोग कहते हैं ना, अपना ही लोग जहर पिलाएगा तिवारी जी, बाहर के लोग को थोड़ी पता है कि आप कैसे जहर पिएंगे। अपना ही लोग, उस बच्चा को सांप का जहर ला करके वो देता है, कोई वहाँ का रेजिडेंट का ऑफिसर होता है, और उसी के घर का लोग जाता है उस बच्चे। तब जो है सो उन्होंने जो है सो दूसरे को गोद लिया, उसको माना नहीं। गंगाधर राव भी अपने राज्य को बचाने के लिए ही जो है सो लक्ष्मीबाई से शादी की थी, हुआ है। तो ऐसा ये चीजें थी, क्योंकि लोग जानता था, ऐसा थोड़ी होता था कि राज हम छीन लेंगे किसी न किसी को। राजा ये कानून निकाल दिया डलहौजी कि नहीं, डायरेक्ट जो बारिश होगा हम उसी को बारिश मानेंगे। और बरसों से उसकी नज़र जो थी सो झांसी पर थी। इधर गंगाधर राव को जो एक गणिका के साथ या किसी के साथ जो संबंध है, उसमें एक संतान है बहुत बड़ा है, वो उत्तराधिकारी के लिए, वो राजा के लिए चाह रहा है, उसके लिए वो जो है डलहौजी से मिल जाता है। डलहौजी उसको आश्वासन दे देता है कि हम लक्ष्मीबाई, हम जो है सो झांसी का जो रियासत है हम आपको देंगे, हम आपको उत्तराधिकारी मानते हैं। अब उसका मन जो है मनोबल बढ़ा हुआ है, अपने घर के विरुद्ध ही षड्यंत्र कर रहा है। ये सारी, ये हर रियासत में हुई है। नागपुर का पतन वैसे ही हुआ, सतारा का ऐसे ही हुआ, जयपुर का हुआ है। आप देखेंगे कि राजपूताना का भी पतन ऐसे ही हुआ है। महाराणा प्रताप के विरुद्ध कौन खड़ा था हल्दी घाटी में? मान सिंह। यही नीति अंग्रेज निकाला। अकबर ने जो नीति, राजपूत नीति निकाल करके जो उसने हिंदुस्तान पर शासन किया, वही नीति अंग्रेज अपना करके हिंदुस्तान पर शासन किया। उसमें कोई अंतर नहीं है। अकबर की नीति और औरंगजेब की नीति, दोनों नीति को पढ़ेंगे, केवल उसका नाम अलग अलग हो जाता है, नीतियां वही है। औरंगजेब ने भी अकबर ने भी पहले अपने राजपूतिक विशेषता को और राजनीतिक विस्तार के लिए उसने वैवाहिक संबंधों को बल देता है। फिर उसने जो है सो दोस्ती का जो है सो हाथ बटाता है, बहुत सारा राज्य उससे भी बना है। और तीसरे चरण में आकर के वो युद्ध की नीति लेता है, जिसमें आकर के जो है सो वो मालवा वगैरह, कछार, सिंध, बलूचिस्तान, इन क्षेत्रों को जीतता है।
ठीक उसी तरह से अंग्रेज की भी प्रारंभिक जो नीति है वो है नीति है सहायक संधि, दोस्त बनाने की, जिसके अंतर्गत पहला दोस्त जो उनका बनता है वो बनता है निजाम। ठीक है, हैदराबाद का निजाम, इसके बाद मराठा, इसके बाद बूंदी, इसके बाद मछेरी, इसके बाद उज्जैन, इसके बाद भोपाल, इसके बाद इंदौर, जूना, गायकवाड़, दरभंगा, ये सब सहायक संधि के अंतर्गत है। और इसके बाद उसने क्या किया, जब इतना बड़ा दोस्त बन गया तो अब पहले वो दोस्त बनाया, और जो उसका दोस्त नहीं बनाया उसके दोस्त को उसके दोस्त से लड़वाया। नहीं समझे? जैसे कि हमारा मन है, हम इनको दोस्त बना लिए, आप मेरा दोस्त नहीं बन रहे हैं, ठीक है, तो आपसे हम आपको अपमान करा रहे हैं, या आपसे हम आपके राज्य पर आक्रमण करवा रहे हैं, अब बीच में हम इनका साथ देकर के आपको छीन रहे हैं। उसके लिए एक नीति लाई, जिस नीति का नाम था रिंग फेंस की थ्योरी। पढ़े होंगे आप लोग, या सुने तो जरूर ही होंगे। रिंग फेंस, घेरे की नीति, घेर लो। तो इस तरह से मान लीजिए कि जो उसका दुश्मन है उसको, उसके चारों तरफ के लोगों को अपना दोस्त बना लो। ठीक है ना? पाकिस्तान जो है सो भारत का दुश्मन है, ईरान जो है सो भारत का दोस्त है, अफगानिस्तान जो है सो दोस्त है, बांग्लादेश दोस्त है, नेपाल दोस्त है, भूटान दोस्त है, तो हमने उसको घेर लिया ना। वो कहता है कि हम इस्लामिक देश के सबसे बड़े जो है सो रहनुमा है, कौन? पाकिस्तान। सारे इस्लामिक देश के दोस्तों को अपना दोस्त बना लिया, कौन? भारत। उसको अलग थलग कर दिया। ये नीतियां अपनाई, कौन? तो इस तरह से जब राजनीति पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ऐसा था ये। आज से 2 साल 2.5 साल पहले इतनी शार्प पॉलिसी में काम करता था, और उसी का परिणाम था कि वो इतने बड़े पूरे ग्लोब पर शासन किया है, और तब वो कहता है कि मेरे राज्य में सूर्यास्त नहीं हो, मेरे राज्य में सूर्यास्त नहीं होता। ये किसका लाइन है? किसका लाइन है ये अंग्रेज का। तो इसी के जवाब में जर्मनी कहता है कि मैं सूर्य के नीचे का जमीन छीन लूंगा, और यही है आपको द्वितीय विश्व युद्ध की। ठीक है, तो एक कड़ी से दूसरे कड़ी आपस में परस्पर जुड़े रहते हैं, और उसी को समझना और गूंथना इतिहास है। कि जितना सुंदर से आप समझेंगे, उतना सुंदर से गूंथेंगे, उतना सुंदर आपका कंसेप्ट बनेगा, उतनी सुंदर आप लिखेंगे। इसमें चीज़ें उतनी ही हैं, केवल समझदारी विकसित होती है और उसी को सजाने की कला विकसित होती है। इसमें फूल बहुत ज़्यादा नहीं, यहाँ फूल सीमित है। क्योंकि 1857 की क्रांति 1857 में हुई। कहीं भी किताब में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी पढ़ेंगे तो वो कहेगा 57 ही, वो नहीं कहेगा कि 50 में। झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई थी तो थी, फिरोज ने उनका पतन किया था तो था, उसमें कोई नहीं कहेगा कि वो वहाँ कॉलिन कॉम्पवेल था। लियाकत अली थे, लियाकत अली थे वो आपको फैजाबाद, इलाहाबाद, बनारस के आसपास में थे। विलियम टेलर था, बिल्कुल था, पटना में था। बाबू वीर कुंवर सिंह थे, पीर अली थे। तो ये चीजें थी, समझ गए? तो यहां से राजनीतिक कारण में सहायक संधि के अंतर्गत पहला क्या लिखेंगे कि ऐसी नीति जिसके द्वारा रियासतों को जबरन छीना गया। रियासतों को क्या किया गया? जबरन छीना गया। अब जबरन छीनने के बाद क्या हुआ भाई? इसके क्यों क्या किया गया? तो इसके लिए उसने व्यपगत का नीति लाई। व्यपगत नीति के द्वारा इसके अंतर्गत जो राज्य मिलाए गए, सबसे पहले वो सतारा,
आदि आदि। इसका उद्देश्य क्या हो, इससे क्या हुआ, तो राजनीतिक असंतोष पैदा हुई। राजनीतिक असंतोष पैदा हुए और इस राजनीतिक असंतोष ने 1857 की क्रांति का आधार रखा। की क्रांति का क्या रखा, आधार रखा। ये इसका पहला कारण। अब दूसरा आ जाइए, सहायक संधि क्या थी, तो सहायक संधि ये अंग्रेज का राजनीतिक विस्तार का राजनीतिक विस्तार का माध्यम था। जिसके द्वारा एक सहायक वर्ग तैयार हुआ। सहायक वर्ग तैयार हुआ जिससे अंग्रेजी राज्य का विस्तार हुआ। जिसके द्वारा एक सहायक वर्ग तैयार हुआ जिससे अंग्रेजी राज्य का विस्तार हुआ। ये सहायक संधि। तो असंतोष में अगर आपसे यहां दोनों से पूछा जाए कि 1857 के क्रांति का कारण कौन था, तो क्या लिखेंगे इसमें से? रुक जाइए एक मिनट, तब सोचिएगा। 1857 के क्रांति का कारण क्या है इसमें से? तो हड़प नीति। ठीक है, इस सब को भी छोड़ दीजिए। और अगर पूछा जाए कि असफलता का कारण क्या है, वेरी गुड, समझ गए। सहायक संधि वाले लोग अंग्रेज के सहयोगी थे या विरोधी थे? विरोधी कौन थे? हड़प नीति वाले। तो इस तरह से ये नीतियां आई और सरकार ऐसे काम किया। आगे चल करके उसने क्या किया कि मुगल बादशाहत की को अपमान किया और उनको कहा कि आप लाल किला छोड़ दीजिए, अब आपके दम में दम नहीं है। क्या बोला उसने कि आपके दमदमे में दम नहीं है, इसलिए अब आप जान की खैर मनाइए, अब आप हिंदुस्तान पर शासन करने का जिद क्या करिए, छोड़ दीजिए। कौन कहा? अंग्रेजी सरकार ने। इसलिए आप लाल किला को क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए, और आप अपने पुरखों के साथ जाकर के हुमायूं के मकबरे में जाकर रहिए। मतलब उस आसपास में हम आपको जगह देते हैं, आप वहाँ रहिए, हमारा पेंशन लीजिए और मज़े से जीवन कटाइए। अब राज करने की इच्छा अब आपको क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और उन्होंने कहा कि दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ऐ जफर जिद छोड़ दे तू तख्त हिंदुस्तान की। ऐ जफर, जफर से जफरनामा के नाम से उसने शेरो शायरी लिखता था ना, तो इसीलिए उसको शेरों में ही शायरी में भी उसका दिया। कौन? अंग्रेज अधिकारी। ये निकोलसन, हडसन निकोलसन है, वो लिख कर एक लेटर देता है कि दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ऐ जफर जिद छोड़ दे तू तख्त हिंदुस्तान की।
कौन कहा ये? हाँ, अब जफर को थोड़ा लग गया। वो कहते हैं ना कि बाती जब बुझती भी है तब भी दम लगाती है, तो जफर टूट तो रहा था लेकिन दम लगा रहा था। तो उसने कहा कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। आज वो बात सत्य हो रही है कि आज भारत का जो सॉफ्ट नीतियां हैं वो आज दिख रहा है कि पूरी दुनिया पर, लंदन तक बात क्या हो रही है, दिख रहा है। अभी आप देखेंगे कि वहां सुनक प्रधानमंत्री थी कुछ दिन पहले। ऋषि, कहाँ आप लोग रहते हैं, बाप रे बाप, है कि नहीं? हमारे क्लास में कंप्लीट एकदम एक्टिव रहिए, हम मैथ को कहीं से कहीं जोड़ लेते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए क्या आज देखें कि नहीं देखे हैं आप? तो आज भारत का जो व्यवस्था है, चीज़ें हैं, वो जफर की उस लाइन से है जिसमें वो कहता है कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। आज भारत की जो व्यवस्थाएं हैं वहां तक जाती है। तो ये रही पेंशन की कमी का मतलब हो गया कि बहुत सारे लोग पेंशन पर रहते थे। सहायक संधि में भी, जैसे कि आप देखेंगे कि मराठा सहायक संधि के दोस्त हैं। मराठा जो हैं, पेशवा जो हैं, वो किसके अंतर्गत है? सहायक संधि के अंतर्गत। तो जैसे कि मान लीजिए गायकवाड़ हैं, भोसले हैं, सिंधिया हैं, मराठा हैं, गायकवाड़ हैं, पेशवा हैं, ये सब सब सहायक संधि के दोस्त हैं। किनके? तो फिर सवाल होगा कि नाना साहब पेशवा जब अंग्रेज के सहायक संधि में थे तो फिर उन्होंने 1857 के विद्रोह में शामिल क्यों हुई भाई? आपके मन में कोई सवाल होना चाहिए कि नहीं? नहीं हुआ, यही गड़बड़ है। हो गया तो और अच्छी बात है। तो इसमें ये बातें हैं कि उनकी पेंशन कम कर दी गई। बात समझ गए? पिता तक पेंशन ठीक था लेकिन पुत्र में आकर के पेंशन कम हो गया। अब नाना साहब बोले कि ये कौन सी बात है भाई, इतना हमको दे रहे थे, इसमें कमी क्यों कर दिए? हम ठहरे पेशवा, हमारी खर्च होती है। तो कहा नहीं, ये हमारी ऊपर के डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का आदेश। तो उन्होंने महारानी के पास जो है अपना एक दूत भेजा। कौन? ये पेशवा साहब, नाना साहब दूत भेजे, अजीमुल्ला साहब को वहां भेजे। अजीमुल्ला साहब वहां गए, मिले, बातें किए, लेकिन पेंशन की राशि नहीं बढ़ा पाए। पेंशन की राशि जब नहीं बढ़ी तो नाना साहब कहे कि भाई हम नहीं। बात समझ गए? कहा जाता है कि ताना न सहे मर्दाना, रुआब न सहे राजपूत। अपने यहाँ कहावत है ये, ताना जो है मर्दाना नहीं सहे, ताना न सहे मर्दाना और रुआब न सहे राजपूत। रुआब का मतलब कि टेढ़ी बातें, ट्रेन है, तलवार निकल जाता था ध्यान से। नाना साहब तलवार खींच लिए और 1857 की क्रांति हो गई। बात समझ गए? तो ये रहा यहाँ की नीतियां, इसकी राजनीतिक कारण। समझ में आ गई? ये सारा फैक्ट असेंबल होगा और राजनीतिक कारण में लग जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहां पर अगर ये सारा जो है एनसीईआरटी का है, बात समझ गए? आपको ये होंगे। अब यहां से आगे चलें। कहा जाता है कि सारी क्राइसिस तो है लेकिन आर्थिक क्राइसिस बहुत बड़ी होती है, ठीक है ना? तो आर्थिक कारण जो है वो एक बहुत बड़ा कारण है। आर्थिक कारण के कारण सामान्य लोगों के जीवन यापन पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा। ठीक है? तो आर्थिक कारण में सबसे बड़ा एक कारण है जिसका नाम है अस्थाई बंदोबस्ती।
परमानेंट सेटलमेंट। दूसरा जो कारण है वो है घरेलू उद्योग का पतन। घरेलू उद्योग का पतन। नेक्स्ट, उत्पाद शुल्क का बढ़ना। अकाल और महामारी। अच्छा, शुक्ला जी लिख रहे थे, तुम लोग मुस्कुरा रहे हो कि हाँ चलो सर का गलती तो पकड़े। उत्पाद, चले, ये सब इसका मूल कारण था। लेकिन इसमें सबसे बड़ा कारण जो था वो कौन था जानते हैं? अस्थाई बंदोबस्ती। इसलिए कई बार अस्थाई बंदोबस्ती पर शॉर्ट नोट्स, लेकिन आता नहीं, नहीं आएगा, ये सब नहीं आएगा। ये सब आपको यूपीएससी पूछती है, बिहार में नहीं पूछेगा। कहेंगे सर अस्थाई बंदोबस्ती कैसे? तो क्या मैं 2 मिनट में आपको बता दूं एकदम लगे हाथ फटाफट? जमींदारी तो आप जानते ही होंगे। जमींदारी का मतलब कि भूमि के लगान वसूलने का अधिकार, लगान वसूलने का अधिकार। जैसे अभी बिहार सरकार लगान वसूलती है, किससे? किसान से। लेकिन उसी में अगर किसान 1000 बीघे का, पटना का अगर वो किसान हो जाए, पूरे पटना का किसान, तो उसको किसान कहेंगे कि जमींदार कहेंगे? क्या कहेंगे? बस बस आप समझ गए क्या हो गए। तो वारेन हेस्टिंग्स के बाद कार्नवालिस जब यहाँ पर आई, तो बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, इस सब क्षेत्र में, उत्तर भारत में उसने लैंड रिवेन्यू कलेक्ट करने का एक तरीका वो बनाया जिसका नाम था परमानेंट सेटलमेंट। आप समझ गए? उसने एक राशि कह दिया, कहा देख लगान का 11 रुपया तुम रख लेना और 89 रुपया तुम हमको राजकोष में दे देना। कहा कब तक? कहा लाइफ टाइम। जाओ, मतलब इतना लगान जो कार्नवालिस फिक्स किया था वो 1952 तक बिहार में चला। जब बिहार सरकार टेनेंसी एक्ट पारित की, जमींदारी उन्मूलन खत्म किया, तब ये कानून खत्म। बात समझ में आया तुमको? तो बिहार में जमींदारी कानून कब तक रहा? हाँ, इसी के विरुद्ध जो है महाराज दरभंगा कामेश्वर सिंह सुप्रीम कोर्ट गए। बात समझ गए? कहा कि ये गलत है। बिहार सरकार लैंड टेनेंसी एक्ट जब पारित की, जमींदारी उन्मूलन कानून, कि कहा गलत है, इस कानून को चुनौती दे दिए महाराज दरभंगा। कहा क्यों? तो कहा संविधान के अनुच्छेद 31 में संपत्ति रखने का अधिकार है, जो हमारा मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट था। और फंडामेंटल राइट रहते हुए किसी की बैग नहीं छीनी जाती। अच्छा, राज तो फंस गया खुद। तब चला गया कहां पर? हाई कोर्ट।
और भारत का पहला केस यहीं से प्रारंभ हुआ। 50 में संविधान लागू हुई, 51 में जो है सो केस हो गया। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करें, क्योंकि दरभंगा महाराज हैं, कानून को छोड़ रहे हैं तो वो भी नहीं अच्छा होगा, महाराज दरभंगा का जमीन छीनी जाएगी, ये भी अच्छी बातें नहीं है। तो कहा कौन सा व्यवस्था किया जाए, कहा सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे, कहा ऐसा होगा, कहा बिल्कुल होगा, ये तो पदाधिकारी के अलावा और कौन कर सकता है। सबसे ज्यादा स्मार्ट कौन होता है, स्मार्ट होता है आईएएस पदाधिकारी। आप लोग एसडीएम ये सबको स्मार्ट प्रशासन में लोग लिखा जाता है, क्यों जानते हैं, ये एक साथ कई काम करते हैं। एक बार क्या हुआ जानते हैं, एक व्यक्ति बहुत परेशान था, इतना परेशान था कि वो आपको सोमेश्वर की पहाड़ी पर चढ़ करके कूदने ही वाला था कि ईश्वर ने उसे पकड़ लिए, एक देवदूत, कहे रुको बेटा, कहाँ जा रहे हो, कहा हमको जीना नहीं है। कहा क्यों, तो कहा मेरे पास है क्या, ठीक है ना शादी हुई है, ना बच्चा है, माँ है तो वो भी, बाप है वो भी बीमार है, खाने के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसमें हम ऐसे जिंदगी कैसे जिए, इसलिए हम मर ही जाते हैं। कहा अच्छा कोई बात नहीं, हम देवदूत हैं, तुम जो मांगना है मानो, मांग लो, एक चीज मांग लो। कहा समस्या तो हमको 100 है, हम आप कह रहे हैं एक ही चीज मांगे, हम क्या मांगेंगे, करके नहीं, शर्त यही है, एक ही चीज मांगना है। अभी कहा क्या मांगे, माँ बाप का आंख मांगे कि अपने लिए शादी मांगे कि बच्चा मांगे कि पैसा कौड़ी मांगे, क्या मांगे, कंफ्यूज हो गया वो। जैसे आप लोग कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें, पॉलिटी पढ़ें, ये प्रश्न पढ़ें, वो प्रश्न पढ़ें। अरे पढ़ाई नहीं करना है, तरीका सीखना है भाई। पढ़ने से होता है तो यहाँ लाइब्रेरियन सब बैठा हुआ है एकदम। अब तैयारी करने वाला बच्चा थोड़ी है, वो अभ्यर्थी नहीं है, वो लाइब्रेरियन है। सब जगह लाइब्रेरी चल रहा है और उसमें बैठा हुआ कौन है, लाइब्रेरियन। उसका मन कह रहा है कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ नहीं रहा है। दिन भर या तो फोन पर या टैब पर, लगता है जैसे कि एकदम खोया हुआ है, ठीक है। एक आइंस्टीन था जो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, और दूसरा आइंस्टीन सब इसी लाइब्रेरी सब में बैठा हुआ है, पता नहीं किसको खोज रहा है, कभी नहीं मिल रहा है। तो वहां क्या हुआ आपको, तो वो बेटा परेशान हो गया, कहा कि चलते हैं। कहाँ कहाँ चलते हैं, कहा ऐसा बुद्धि वाला आदमी कहा कि एक दिन का तुमको समय है, तुम खोज लो, पूछ लो, जिससे सलाह लेना है ले लो, एक मांग लो जो मांगना है। कहा ठीक है, हम कल फिर आएंगे इस टाइम में, कल ठीक है। अब वो चलने लगा, कहाँ जाए, ठीक है। जब रास्ते में वो इधर उधर भटक रहा था तो उसको कोई कहा कि इतना सारा समस्या है, एक समाधान है, इसमें हम क्या मांगे अपने देवदूत से, तो बताओ। तो बड़ा जटिल समस्या है, इतना गूढ़ प्रश्न का उत्तर केवल श्रेय आईएएस में मिलेगा। कहा क्यों मिलेगा, कहा वहाँ लोग सब आईएएस की तैयारी करते हैं, इसलिए हाँ बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, जाओ वहीं किसी बच्चे को तलाशना और वही तुमको समाधान बताएगा। ऐसा हुआ कि उसको खोजते खोजते श्रेय आईएएस पहुंचा, एक अच्छा दोस्त उसको मिल ही गया। कहा आप क्या करते हैं, तो श्रेय आईएएस में पढ़ते हैं। अच्छा तो आप सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, कहा हाँ। पक्का, तो हाँ एक समस्या का समाधान दीजिएगा तब हम समझेंगे। कहा क्या, तो हमको ईश्वर मिले हैं, बोले हैं एक प्रश्न का उत्तर आपको मांगना है, एक जवाब देना है, एक वरदान मांगना है, लेकिन हमारे पास समस्या बहुत है। कहा क्या है, तो गिना दिया कि मेरी शादी नहीं हुई है, बच्चे नहीं है, माता पिता बूढ़े हैं, उनके आंख नहीं है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। कहा जो भी समस्या है लिख दीजिए। वो लिख लिया एकदम डॉक्टर की तरह, सिविल सेवक था ना, एकदम लिख लिया। कहा कि ये इस सारी समस्या का एक ही वरदान में आपको लेना है, तो कहा लेना है या अलग अलग लेना है, कहा नहीं नहीं एक ही में। कहा अच्छा ठीक है, कहा एक ही में हो सकता है क्या, तो आप कहिएगा कि हमारी इच्छा है, ठीक है ना, मतलब हमारी माता पिता की यह इच्छा है कि हम अपने पोती पोतियों को सोने चांदी के चम्मच से दूध भात खिलाएं। अब पोती पोती है तब न जब शादी होगा, और सोना चांदी जब होगा तब न धन, जब धन रहेगा। अब बात समझ गए, और देखें तो आंख रहेगा तब न देखेगा,
जब उसने देवदूत को ये वरदान मांगा तो कहा रुको, कहा इतना तुम्हारा एक सारा समस्या को एक में बना करके ये तुमको कहाँ से आया? कोई एक ही लोग बता सकता है। कहा वो सिविल सेवक बता सकता है, वो CIS में पढ़ने वाला बता सकता है। आपने क्या देखा? ये काम करता है पदाधिकारी। सारी समस्या को क्या कर दिया? एक आ गया ना, उसमें खुद किया। ठीक इसी तरह से तो बंदोबस्ती कानून के विरुद्ध जब कामेश्वर सिंह के विरुद्ध जब ये कानून आई तो जवाहरलाल नेहरू सोचे क्या करें? कहा संविधान का संशोधन कर देते। और संविधान का पहला संशोधन, याद रखिएगा, महाराज दरभंगा के कारण हुआ था। संशोधन हुए, 9वीं अनुसूची का गठन हुआ और इस कानून को बिहार सरकार ने जो कानून बनाई थी उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया। बात समझ गए? कानून भी रह गई, अब महाराज साहब का जमीन भी रह गया। फिर यहीं से लंबा केस चली, शंकरी प्रसाद, वो सब हमारा विषय नहीं है, वो इतिहास का नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से बिहार में जब ये बंदोबस्ती, कहीं भी पूरे देश में आई बंदोबस्ती, तो इससे सरकार को क्या फायदा हुआ कि एक समय पर एक मुश्त बड़ा रकम आ जाती थी। किसको? अंग्रेजी सरकार। तो अंग्रेजी सरकार ने जमींदारों पर अस्थाई बंदोबस्ती ने भारत में कौन सी व्यवस्था को जन्म दिया? कौन सी व्यवस्था? बहुत सुंदर, देखिए कितना अच्छा से आप लोग समझ रहे हैं। जमींदारी, जमींदारों को स्थानीय क्षेत्र में एडमिनिस्ट्रेशन का पावर दे दिया। कौन? अंग्रेज। इसीलिए अंग्रेज भारत के ग्रामीण क्षेत्रों का शासन व्यवस्थित नहीं किया, बच गया इससे। उसको खर्च कम करना था ना, कम खर्च में पैसा कमाना, जितना वो स्थानीय प्रशासन पर खर्च करता उतना में तो बहुत सारा काम कर लेता। तो इसलिए उसने वहां से जमींदारी को दे दिया, जमींदारी को पावर दे दी। अब जमींदारों पर अंकुश लगाने के लिए उसने एक कानून लाया। हम ये कानून बता रहे हैं, इसी कानून में 1857 की असफलता भी है और कारण भी है। देखिएगा कैसे। तो इस कानून ने एक कानून लाया जिसका नाम था सूर्यास्त कानून। आप लोग नाम सुने होंगे। हम कहें ना आपको कि आप फैक्ट आप जानते हैं, लेकिन व्याख्या नहीं जानते हैं। व्याख्या के लिए तो दुर्गेश कुमार है ना। ये सूर्यास्त कानून क्या था? एक मियाद था। मियाद ये था कि आपको लगान देना है। कब? 13 तारीख को। आज कौन सा दिन है? 13 तारीख। 13 तारीख का सूर्यास्त हुआ, आपका मियाद खत्म। अब जैसे ही ये मियाद खत्म हुआ तो उस जमींदारों की जमींदारी छीनी जाने लगती थी। जमींदारी क्या हो जाती थी? छीनी जाती थी। मान लीजिए कि ए जो है जमींदार है, इस ए जमींदार की इस कानून के द्वारा जमींदारी छिन गई और इसकी जमींदारी एक बी व्यक्ति को दे दिया गया। किसको दे दिया गया? मूल जमींदार कौन है, ए या बी? ए की जमींदारी क्यों छीन गई? गड़बड़, यही कंसेप्ट है। आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी हुई कि ए ने जो है सो कानून का उल्लंघन कर हो गया उससे? एक बात बताइए, कोई ऐसा चाहता है कि हमारी चीज नीलाम हो? कि परिस्थिति नीलाम कराता है? अंग्रेज परिस्थिति नहीं देखता था, पैसा देखता था। कहेंगे सर वो कौन सी परिस्थिति हो गई जमींदारी की जो जमींदार पैसा नहीं दे पाता था? अब मान लीजिए कि जमींदार है, किसान खेती कर रहा है, अकाल हो गया, बात हो गई, पैसा नहीं आया, रिटर्न नहीं आया, तो वो क्या किसानों को मार देता? तो उसको पैसा कम आता था, कोई पूरा लगान नहीं आता था, लेकिन लगान को तो इनको देना है, तभी वो जमींदारी रहेगी। तो जमींदारी छिन गई। तो एक का जमींदारी छिन गया, जमींदारी अब नीलामी हुई, तो नीलामी में ऊंची बोली पर नीलामी बिकी।
जितना लगान है, उसके बाद उसमें बोली लग गई, इतना पैसा जो देगा उसको ये उत्तराधिकार देंगे। तो महंगे बोली पर कौन ले लिया? बी। अभी बी है कहाँ का भाई? तो ये बी है जो है सो आपको है बनारस का, जमींदार है बनारस का, जमींदारी है पटना में। बात समझ गए? तो पटना का रहने वाला जो किसान है उसके सुख दुख में काम कौन आ रहा है? ए या बी? अब बी का कोड़ा बरस रहा है किस पर? किसान पर। क्यों? तो लगान दो। बात समझ गए? तो बी के प्रति किसानों के मन में नकारात्मकता था या सकारात्मक? और ए के प्रति क्या था? बात समझ गए? तो ए ने किसानों का साथ लेकर के अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध में खड़ा हो गया और बी जो है सो अंग्रेजों के साथ खड़ा हो गया। अब समझ गए? तो पुराना जमींदार विद्रोह किया और नया जमींदार उस विद्रोह को दबाया। समझ गए तिवारी जी? सभी लोग, तिवारी जी नहीं, सारे लोग समझ में आई बातें? एक ही पत्ते में दोनों काम चल रहा है। क्या हम अलग से कुछ कह रहे हैं, कर रहे हैं? जहां सफलता है वहीं असफलता है, जहां कारण है वहीं ये है। समझ में आ गई? अगर पूछा जाएगा नया जमींदार 1857 के क्रांति में कौन भाग लिया, नया जमींदार या पुराना जमींदार? हैं? और अगर दोनों नहीं रहा सीधा जमींदार तो कह सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन जब नया और पुराना जमींदार कह करके जब आपको प्रश्न को बाइफरकेट किया जाए तो कहिएगा पुराना जमींदार विद्रोह किया, नया जमींदार विद्रोह को दबाया। बात समझ गए? क्यों दबाया? क्योंकि वो नया नया मालिक बना था, उसको लग रहा था कॉलर ऊंचा करके कि भाई हम अंग्रेज के हैं। ठीक है? आपके जो बाबू वीर कुंवर सिंह थे वो नया जमींदार थे कि पुराना जमींदार थे? हाँ, क्या बात है, बहुत सुंदर, इसीलिए वो विद्रोह किए थे। तो ये आर्थिक कारण बना। इसी तरह से घरेलू उद्योगों का पतन हो गया, उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया सरकार, और ये सब सारे कारण 1857 का आर्थिक कारण बना। इसी तरह से सामाजिक है, इसी तरह से सांस्कृतिक है। इसके सारे नोट्स आपके मटेरियल पे जाएंगे, उसको देख लेंगे, फिर उस पर चर्चा करेंगे। कल इसको हम दिखाएंगे। कल 1857 की क्रांति खत्म होगी तो खत्म होगी। ठीक है ना? ऑल द बेस्ट।